लीला और उसकी बहू चंपा चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में रहा करते। दोनों जमींदारों के यहाँ खाना बनाने का काम करते और वहीं उसी जमींदार के अनाज के गोदाम में चंपा का पति गोपाल अनाज ढोने का काम करता। एक दिन चंपा सुबह उठकर कुएं से पानी लाने के लिए जैसे ही घड़ा उठाकर दरवाजा खोलती है, बाहर की धुंध और ठंड देखकर बोलती है, राम रे राम, बाहर तो बर्फ वाला मौसम है। कितनी ठंड हो रही है बाहर। भगवान, इतनी ठंड करके क्यों गरीबों की जान ले रहे हो? थोड़ा तो हम पर रहम खाओ। ठंड से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। क्या हुआ? तुम वापस आकर क्यों बैठ गई? तुम तो पानी लेने के लिए जा रही थी ना? जा रही थी, पर अब नहीं जाऊंगी। बाहर तो बहुत ठंड है। हाथ पैर तो लगता है जैसे कटकर गिर ही जाएंगे। सुनिए जी, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होगा। तुम कैसी बात कर रही हो चंपा? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे हम गरीब लोग हैं। ठंड हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो या मौसम कैसा भी हो, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं। ठंड से डरकर हम बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या? मैं भी तुम्हें यही बात समझाता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे भी तो काम पे जाना है। नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं जा रही हूँ ना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। उसी बहाने एक की जगह दो घड़े आ जाएंगे पानी के, और तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। चलो चलो। गोपाल और चंपा हाथों में घड़ा लेकर कांपते हुए पानी लेने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों कुएं से पानी का घड़ा भरकर घर वापस आते हैं। तभी लीला गोपाल को घड़ा लिए देखकर बोलती है, बहू, यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? वो भी तूने आज दिखा दिया। मेरे रहते हुए तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे बेटे से घर का काम करवाया, उससे पानी के घड़े उठवाए तूने। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने इनको नहीं बोला था कि आप पानी का घड़ा उठाइए। वो तो इन्होंने ही बोला था कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे एक की जगह दो घड़े पानी आ जाएगा घर में। उसने बोला और तूने मान भी लिया। आज के बाद मेरे बेटे से अगर तूने कोई भी काम करवाने की हिम्मत करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सच ही बोल रही हूँ। मैंने इन्हें कोई काम करने को नहीं बोला था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हाँ माँ, चंपा ठीक कह रही है। मैं खुद गया था, सच में, विश्वास कीजिए मेरा। तू तो है ही जोरू का गुलाम, नालायक कहीं का। जा जाकर तैयार हो जा, वरना काम पर जाने में देरी हो जाएगी। जी माँ, अभी जाता हूँ। गोपाल काम पर जाने के लिए तैयार होने चला जाता है और चंपा खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन लीला और चंपा बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें सुंदर सुंदर स्वेटर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर चंपा बोलती है, हाय माँ जी, कितना सुंदर सुंदर स्वेटर है यहाँ। मन कर रहा है सारे उठा ले जाऊं। अगर हम इन्हें पहन ले तो हमें भी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी ना। बहू, जो सपना कभी पूरा नहीं हो सके वो सपना देखना ही नहीं चाहिए। ये सब महंगे महंगे स्वेटर हम सिर्फ देख सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। माँ जी, लेकिन बहुत ठंड हो रही है। बिना स्वेटर के अब गुजारा भी तो नहीं होता है ना। चलिए ना, एक बार दाम पूछ कर आते हैं। जो काम करना ही नहीं उसके बारे में जानकर क्या करेंगे? चल घर चल, बहुत देर हो रही है। मालकिन खाने का इंतजार कर रही होंगी। जी माँ जी, अगर हम मालकिन से कहकर उनका पुराना स्वेटर मांग ले तो हमारी ठंड आराम से पार हो जाएगी। बहू, तू क्या चाहती है? इतने बड़े लोगों के सामने हम अपनी गरीबी का मजाक बनवाए? चुपचाप घर चल। लीला बेशक गरीब थी, लेकिन उसके अंदर आत्मसम्मान बहुत था, जिसके चलते वो अपने मालिक से कभी कोई चीज नहीं मांगती थी, ना ही उनकी दी हुई कोई भी मदद लेती। एक दिन दोनों रसोई में खाना बना रहे थे, तभी उनकी मालकिन वहाँ आती है। चंपा, लीला, खाना बना के दोनों में से कोई भी गोदाम पर मालिक के लिए खाना लेकर चली जाना। आज वो खाना खाने के लिए घर नहीं आ पाएंगे। आज गोदाम पर बहुत काम है। लेकिन मालकिन, हमारा काम तो खाना बनाना है। हम गोदाम पर खाना देने क्यों जाए? मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ। और नौकर हो, नौकर ही बनकर रहो। अपनी जुबान खोलने से पहले ये सोच लिया करो कि जुबान किसके सामने खोल रही हो। मालकिन, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। और भी नौकर है, आप उन्हें कह दीजिए। देखो लीला, अगर कोई और नौकर होता तो मैं तुम्हें नहीं बोलती, लेकिन अब तुम्हें ही ले जाना होगा। मालकिन, मैं लेकर जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। चंपा की बात सुनकर उसकी मालकिन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। कुछ देर के बाद चंपा अपने मालिक के लिए खाना लेकर गोदाम जाती है, जहां उसकी नजर कुछ लोगों पर जाती है, जो कि बोरे को पहनकर अनाज ढोने का काम कर रहे थे।
जिन्हें देखकर वो वहीं काम कर रहे अपने पति को कहती है। सुनिए जी, ये लोग बोरी को पहनकर अनाज क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि इससे इनको सर्दी नहीं लगती और इनके कपड़े गंदे भी नहीं होते। गरीब आदमी है ना, रोज रोज नए कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे, और गंदे कपड़े पहन के आएंगे तो मालिक देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन ये बोरी चुभती नहीं है, बोरी कौन पहनता है? नहीं पागल, ये मुलायम धागे से बनी होती है, और वैसे भी इसके अंदर ना प्लास्टिक वाली बोरी लगती है और ऊपर से डाट की बोरी लगा देते हैं तो मजबूत हो जाती है। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर ये बोरी मुझे मिल जाए तो मैं इसका स्वेटर बनाकर पहन सकती हूँ, क्योंकि हमें भी तो ठंड लग रही है। क्या हुआ, तुम इतने ध्यान से क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, मैं तो बस मालिक को खाना देने आई थी। आज गोदाम पर काम ज्यादा है ना, तो मालकिन बोल रही थी। ठीक है, तो ये खाना तुम मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, और तुम घर जाओ, यहाँ बहुत आदमी है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये बोरियां मुझे मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, ऐसी तो बोरियां बहुत सारी पड़ी रहती हैं यहाँ पर, और उसका अगर इस्तेमाल तुम कर सकती हो तो मैं ले आऊंगा और मालिक भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो फिर आप शाम को काम से वापस आते हुए मेरे लिए 2-4 बोरियां ले आना। क्यों, तुम बोरियों को बेचने का काम शुरू करने वाली हो क्या? हाँ, बस यही समझ लीजिए। क्या करूँ, पैसे कमाने का कोई ना कोई साधन तो अपनाना ही पड़ेगा। अरे मैं मजाक कर रहा था, ले आऊंगा, लेकिन अब तुम जाओ। गोपाल के कहने पर चंपा घर चली जाती है। कुछ देर के बाद शाम को गोपाल बहुत सारी बोरियां लेकर घर आता है, जिसे देखकर लीला बोलती है। बेटा, ये बोरिया क्यों उठा के लाया है तू? माँ, मैं खुद लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी बहू ने मंगवाया है मुझसे। पता नहीं क्या करेगी इसका। आप बोरियां ले आए, अब मजा आएगा। लेकिन तुम इन बोरियों का करोगी क्या? ठंड में पहनने के लिए स्वेटर बनाऊंगी। देखना आप, बहुत सुंदर लगेगा। इससे हमें ठंड भी नहीं लगेगी और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? बोरी का स्वेटर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना, तभी विश्वास करोगे आप। हाँ, तब तो कर ही लूंगा, लेकिन अभी ये चीज मेरे लिए थोड़ी सी अजीब है। अरे कुछ अजीब नहीं है, आप बस देखते जाइए। चंपा इतना कहकर सभी बोरियों को लेकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में सभी बोरियों को काट पीट कर सिलकर अपने और अपने परिवार के लिए बोरी का स्वेटर बनाकर तैयार करती है, जो कि दिखने में जितना अनोखा था, पहनने में उतना ही गर्म और आरामदायक था। बहू, ये स्वेटर तो सच में बहुत सुंदर है और गर्म भी है। इसमें तो बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल अंदर ही नहीं जा रही है, हमें ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ चंपा, सच में बोरी के स्वेटर में बहुत अच्छा लग रहा है। कल से ना हम लोग ना रोज यही स्वेटर पहन के जाएंगे। तुमने ना सच में हमारे पैसे बचा दिए और ठंड से भी राहत दिला दी। आप लोगों को पसंद आया, और क्या चाहिए मुझे। बस इसी बात का डर था कि कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए। बहू, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमें तेरा बोरी स्वेटर बहुत पसंद आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी गुणवान है। अपनी तारीफ सुनकर चंपा को बहुत खुशी होती है। अपने परिवार वालों के लिए स्वेटर बनाने के बाद वो बची हुई बोरियों के और भी स्वेटर बना लेती है और अपने जैसे गरीब लोगों में बांट देती है, जिसे पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसे दुआएं देते हैं। लीला की बहू का बोरी स्वेटर सिर्फ उसके परिवार के ही नहीं, बल्कि अनेकों गरीब परिवारों के भी काम आता है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव विक्रमगंज की, जहां लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। सभी गांव वासियों में बहुत प्रेम था, जिससे सब मिलजुल कर रहते। वहाँ पर एक हरिया नाम का आदमी था, जो कि दिल से बहुत अच्छा था। वो लोगों की बहुत मदद करता और वो गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। बरसात का मौसम आता है, लोगों की फसल का वक्त था। हरिया और उसका दोस्त सुरेश अपने खेत के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सुरेश भाई, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। वो क्या है ना, जितनी बारिश होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही हो रही है। अभी इतना खुश मत होइए भैया, काहे कि अभी पूरा सावन बाकी है और बरसात का कोई भरोसा नहीं। अरे भैया, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। अगर ये बर्बाद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो यही हमारी रोजी रोटी है भाई। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ये गांव है और गांव में बारिश आने का बहुत संतुलन रहता है, क्योंकि हम शहरी लोगों की तरह पेड़ों को काटते नहीं हैं। तुमको शहर के बारे में बहुत जानकारी है, कभी गए भी हो तुम शहर? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक इस गांव में रहकर गुजारा करेंगे?
हमने तो सुना है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। कम से कम अपने गांव में सब सस्ता तो है। अरे हम तो शहर कभी नहीं जाएंगे, ये गांव ही हमारा माई बाप है। हरिया और सुरेश दोनों बातें करते करते अपने खेत पर चले जाते हैं, जहाँ हरिया और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं हरिया की पत्नी मोहिनी और सुरेश की पत्नी विमला भी दोनों एक अच्छी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी और विमला बाजार जा रही थी कि तभी विमला बोलती है, भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो जाए ताकि हम इस बार त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। 2 साल पहले बाढ़ आई थी जिसका असर 2 साल तक रहा, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, वैसे हमारे पति कह रहे थे कि शहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत काम मिलता है, कैसे भी करके गुजर बसर तो हो ही जाएगा। हमारा भी बहुत मन है कि हम भी शहर में रहें, पर हमारे वो इसके लिए कभी नहीं मानते हैं। हमें तो लगता है जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आएगी कोई जाएगा ही नहीं। अब तुम हमारे झुमरी के पिता को ही देख लो, जो गांव से निकलकर शहर गए हैं और अच्छी जिंदगी चला रहे हैं। अरे बहन, बाढ़ का नाम मत लो। तुमको तो पता है अगर बाढ़ आई तो कितना नुकसान हो जाएगा, और हमारा गांव बहुत छोटा सा है, सब कुछ बह जाएगा। अब तो सब भगवान के भरोसे है बहन, हम तो बस यही मान सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। दोनों बातें करते करते बाजार जाती हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गांव में अचानक से आंधी आती है और वो आंधी काफी देर तक रहती है और 5 घंटे बाद बंद होती है। आंधी बंद होने के बाद हरिया और सुरेश घर के बाहर आते हैं और साथ ही साथ हरिया का बेटा चंगू और सुरेश का बेटा कमल भी आते हैं। और चंगू बोलता है, कमल चलना, बाद में ना बहुत आम गिरे होंगे, चल जाके चुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तू मौसम तो देख, अगर दोबारा आंधी आई तो हम उड़ जाएंगे और मेरे बाबा जी मुझे बचाने भी नहीं आएंगे। ना बाबा ना, तू जा। कितना डरता है तू? अरे अब तो तू 10 साल का हो गया है, अब बिना बाबा के नहीं रह पाता, डरपोक कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ। उन दोनों को बात करता सुनकर हरिया बोलता है, कमल सही बोल रहा है चंगू बेटा, अभी कुछ नहीं पता है कि आंधी रुकेगी या नहीं, इसलिए घर में रहो, बाहर नहीं जाना। पता नहीं क्या ही होगा। अब एक आंधी आ गई है और इतना नुकसान कर गई है, अब बारिश का कोई पता नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा बारिश ना हो, बस फसल कट जाए, उसके बाद जो होना होगा हो जाए। अरे हम परमात्मा के खिलाफ थोड़ी हैं जो वो हमारा नुकसान करेंगे। अरे हम तो इंद्र देव के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गांव पर कोई परेशानी ना आए। सभी गांव वाले भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। एक बड़ी आंधी के बाद गांव में बारिश का कहर होता है। पहले तो बारिश 2 घंटे में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई कि 5 दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया, जिससे गांव में बाढ़ आ गई और लोग बहुत परेशान हो गए। ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घर ढह गए, लोगों के जानवर बाढ़ में बह गए और साथ ही साथ उनके खेतों के सारे अनाज पानी में डूब गए। ऐसे ही एक दिन बारिश रुकती है, लोग अपने अपने ठिकाने से बाहर आते हैं और अपना अपना सामान देखने चले जाते हैं। सुरेश और हरिया दोनों भी बाहर आते हैं और सुरेश बोलता है, देख लो भगवान पर भरोसा करने का अंजाम। भगवान हमारा भला करने की जगह इतना नुकसान करके बैठ गया है। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी रोजी रोटी यही है। हम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते, बस ये पानी सूखने का इंतजार करना होगा। अरे ये पानी सूखते सूखते तो पता ही नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जब तक हम क्या भूखे रहेंगे, मर जाएंगे हम। हमें तो भाई यहाँ से ले चलो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बाढ़ का पानी सूखते सूखते तो हम लोग मर ही जाएंगे। हम भी इनके साथ कहीं और चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, ये हमारी धरती माँ है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पानी सूखने का इंतजार करेंगे। अरे जब पूरे साल ये जमीन हमें मुनाफा देती है, तब तुम लोग क्यों रहते हो यहाँ? और अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो बाहर जाने की बात तो मत करो। देखो मोहिनी, तुम्हारा पति पागल हो गया है। अगर यहाँ से नहीं निकली तो मर जाओगी।
इनको समझाओ और चलो यहाँ से। इतना बोलकर विमला सुरेश और कमल को पकड़कर घर ले आती है और सारा सामान समेटने लगती है। हरिया की बात से कुछ लोग सहमत तो होते हैं, तो कुछ लोग इनकार भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आधा गांव खाली हो जाता है, लेकिन हरिया गांव से कहीं नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन मोहिनी हरिया को बोलती है, देखिए जी, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और हम लोग यही हैं। हम लोग भी कहीं चलते हैं। यहाँ कब तक पानी सूखने का इंतजार करते रहेंगे? सुरेश भाई साहब भी चले गए हैं। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। अरे तुम ये क्यों भूल गई कि ये मिट्टी हमारी माँ है? बाहर शहरों में कुछ भी नहीं रखा है। अरे वहाँ तो ना शुद्ध वातावरण है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अरे बारिश तो वहाँ भी होती है, बाढ़ वहाँ भी आती है, और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं होते, लेकिन हम लोगों का घर है, अनाज है। अरे सब कुछ हमारा यही है। आपकी बुद्धि में कूड़ा भर गया है। खुद तो ऐसे मर रहे हो और हमें भी ऐसे ही मार दोगे। सभी गांव वाले एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं, तुम ही अकेले रहना यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको पता है कि गांव ही हम गरीबों का घर है, वो यहीं आएंगे, और तुम देख लेना, पानी सूखने के बाद सब वापस ही आ जाएंगे। हरिया मोहिनी की एक नहीं सुनता और गांव में ही रह जाता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ गांव का सारा पानी धीरे धीरे करके सूखने लगता है, और जो लोग गांव में रह गए थे वो दोबारा से अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया ढूंढने लगते हैं। अपने अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने लगते हैं, और जो लोग गांव से गए थे कुछ लोग वापस गांव में आ जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद सुरेश भी वापस आता है। तुम सही थे हरिया, शहरों में कुछ भी नहीं है। अरे हमें यहाँ अपनी खेती मिल जाती है, लेकिन वहाँ तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा था, अपना गांव है। ये अगर तुमको खुशियाँ देगा तो बदले में कुछ लेगा भी तो सही। हरिया की बात पर सब संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी एक नई जीवन को शुरू करते हैं, और अपने अपने जमीनों को दोबारा ठीक करते हैं, और फिर एक बार पूरा गांव मिलकर रहने लगता है। कहते हैं कि अगर भगवान कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है, और इसी तरह से बाढ़ में गरीबों पर कहर तो होता है, लेकिन भगवान उनको झेलने की हिम्मत भी देता है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है, और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है, और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने, पागल लड़की। तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो। रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी, आप चिंता मत करो। बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो। वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है, और वो खुद से कहती है, यार, यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है।
कैसे गुजारा होगा मेरा। मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी। गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है। क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे। मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस। चलो कोई भी हो आप। मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है? जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले। पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने, उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी। हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने। और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी? पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है। एक बात कहूँ गुनगुन, तुमको तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो। नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा। फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊँ। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है। और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या? झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ। इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे,
ये टमाटर है या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जिए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जा। स्वीटी रुक जा चुड़ैल, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ। तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।